हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के विषय में, और फिर उसी में हम बात करेंगे अनादर्श विलयन और आदर्श विलयन में अंतर, और धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन में क्या अंतर होता है, जो कि आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अनादर्श विलयन जो होता है उसमें ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन किसे कहते हैं? तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं तथा जिनके बनने पर आयतन व एंथैल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है, वे क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, देखिए उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, ये जो होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं तथा जिनके बनने पर आयतन व एंथैल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण है CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का जो मिश्रण बनेगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। इसके लिए देखिए आवश्यक शर्त, तो आवश्यक शर्त में ये चीज है Pa लेस देन P0A इंटू XA, और यह PB लेस देन P0B इंटू XB होगा। और दूसरा कंडीशन है कि डेल्टा H मतलब एंथैल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है, और यहाँ डेल्टा V बराबर भी क्या है? निगेटिव, मतलब आयतन परिवर्तन का मान भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इधर ग्राफ है, ग्राफ में भी देख लीजिए वास्तविक स्थिति ये है, लेकिन वो क्या हुआ? घट गया। यही चीज आदर्श विलयन में पढ़े होंगे, तो वो बढ़ जा रहा था, धनात्मक में बढ़ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक में, तो वास्तविक ग्राफ जो है उससे क्या है? कुछ कम ग्राफ पर है। ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं हम आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर होता है। तो जैसा कि हम पढ़े हैं, जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं, जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। और पढ़े होंगे कि आदर्श विलयन में आयतन व एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है, अनादर्श विलयन में आयतन व एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन लिखा है। अब यहाँ पर लिखा है ये विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन जो होगा राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन जो होंगे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आयतन एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है, और यहाँ पर आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है, और इसमें आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। लास्ट पॉइंट में उदाहरण डालकर दे देंगे, तो बेंजीन और टॉल्यूइन का मिश्रण जो होगा वो क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन, और फिर N हेक्सेन और N हेप्टेन का मिश्रण भी क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन। अनादर्श विलयन में उदाहरण देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का जो मिश्रण होगा वो अनादर्श विलयन में जाएगा, और जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी मिश्रण किस में जाएगा? अनादर्श विलयन में जाएगा। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे आशा करता हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अब हम बात कर लेते हैं धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में क्या अंतर होता है। देखिए पहला पॉइंट जो लिखा है धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। पहला पॉइंट है विलयन का वाष्प दाब व घटकों के आंशिक दाब का मान, मतलब कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा और घटक का जो आंशिक दाब का मान होगा वो राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित मान से इसमें क्या होगा? अधिक होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है Pa ग्रेटर देन P0A XA, और इसी प्रकार से PB ग्रेटर देन P0B इंटू XB। समझ में आया? अब देखिए इसमें जब पढ़ोगे तो वही चीज जहां अधिक था वहां पर कम होगा, मतलब कि विलयन का वाष्प दाब और उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक दाब का मान राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित मान से कम होगा।
विलयन का वास्तव व घटकों के आंशिक दाब का मान राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित मान से कम होता है। तो यहाँ पर ग्रेटर था तो यहाँ पर लेस देन हो जाएगा, पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स, पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, डेल्टा एच मतलब कि एंथैल्पी परिवर्तन का मान धनात्मक होता है। धनात्मक होने का मतलब इसमें जो होगा उष्मा का अवशोषण होगा, उष्मा का अवशोषण होगा, ये चीज कह रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक होता है, इस स्थिति में उष्मा का उत्सर्जन होता है। इस स्थिति में उष्मा का उत्सर्जन मतलब कि उष्मा इसमें से क्या होती है, निकलती है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आयतन परिवर्तन का मान धनात्मक होगा धनात्मक विचलन में, अर्थात आयतन परिवर्तन धनात्मक होता है। क्लियर है। अब इधर देखिए तीसरा पॉइंट बात कर लेते हैं और ऋणात्मक वाले में। तो आयतन परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है, अर्थात आयतन परिवर्तन ऋणात्मक होता है। क्लियर है। चौथा पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो धनात्मक विचलन जो होगा वो निम्न तापीय समक्वाथी विलयन बनाता है। कोई पूछेगा कि कौन सा विचलन निम्न तापीय समक्वाथी विलयन बनाता है, तो वो कौन सा बनाएगा, धनात्मक विचलन। और इसमें बात करेंगे तो वही निम्न की जगह उच्च हो जाएगा, उच्च तापीय समक्वाथी विलयन बनाता है। क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं उदाहरण की। तो इसमें बात करेंगे उदाहरण के लिए तो H2O और एथिल अल्कोहल का मिश्रण, H2O और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण धनात्मक विचलन बनाएगा। और इधर बात कर लेते हैं तो ऋणात्मक विचलन में H2O को HCl के साथ मिक्स कर दीजिए तब ऋणात्मक विचलन बनेगा, और H2O को HNO3 के साथ मिक्स कर देंगे तब बनेगा। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।